और हो भी नहीं सकता है। मनोज, बंसल साहब, जिस तरीके से कटोच साहब बता रहे हैं कि इतना आसान और इतना सरल नहीं है जितना एक स्टेटमेंट के तौर पर लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबको पता है कि अगर दोनों के बीच में, चाहे वो हमास हो या फिर इजराइल हो, दोनों के बीच अगर युद्ध विराम हुआ है तो इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। और ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप पहले दे चुके हैं, उसके बाद ही युद्ध विराम की प्रक्रिया शुरू हुई और शपथ ग्रहण से पहले की बात है। अब जब शपथ ग्रहण हो गया है और उसके बाद अगर हमास इस तरह के संकेत दे रहा है कि साहब अब युद्ध विराम नहीं हो पाएगा, बंधक हम नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि इजराइल जो है शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या हमास नहीं जानता है कि ट्रंप किस तरह के चेतावनी दे चुके हैं? और ट्रंप का यह कहना कि मैं 15 तारीख यानी कि शनिवार का इंतजार कर रहा हूं, अगर नहीं छोड़े तो फिर मैं नेस्त नाबूद आपको कर दूंगा, आपका नामो निशान मिटा दूंगा। हमास ने अगर यह संकेत दिया है तो क्या इसलिए दिया है क्योंकि अरब देशों की समिट होने वाली है, वहां पर मिस्र के, जॉर्डन के या तमाम देशों के कुछ संकेत हो सकते हैं, उनके हक में संकेत हो सकते हैं, उनके पक्ष में संकेत हो सकते हैं, या ट्रंप ने जो फरमान जारी किया है उसके खिलाफ कोई संकेत हो सकता है? देखिए मनोज जी, आप इसको एक बड़े प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। पहली बात तो जो है, हमास को शुक्रगुजार होना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही अपना एक दूत भेज करके नेतन्याहू के ऊपर में प्रेशर डाला था कि इसको एक्सेप्ट करो। मई के महीने से चल रहा था, अब ये नहीं हुआ था। जहां तक रही संकेत या कोई वैधता, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब कंट्रीज हैं उनकी को खास है। कारण उसका ये है कि वो कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो जबानी बात करते हैं। अब आप ये बताइए, अगर गाजा को रिबिल्ड करना है तो उसमें कम से कम भी 80 टू 100 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। कौन देगा? वो कोई नहीं देगा। दूसरा ये बताइए कि अगर गाजा को इसी तरह से छोड़ दिया जाए, जो 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 ये हमास है, ये फिलिस्तीनियों के अंदर से ही तो उत्पन्न हुआ है। इन्होंने इनको पहले इलेक्ट किया था 2006 2007 में, जब भी किया था, और उनमें से वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जहां तक ये एक सवाल उठाया गया कि भाई गाजा के जो है संसाधन को इजराइल या अमेरिका लेने चाहते हैं, अब 2006-07 तक पूरा कंट्रोल गाजा का इजराइल के पास में है। अगर उनको ऐसा करना होता तो तब कर लेते हैं। जब तक ये जो ट्रंप साहब का जो बिल्कुल सोल्यूशन ठीक है, और सोल्यूशन इसलिए भी ठीक है कि अभी जो इजिप्ट को और जॉर्डन को बहुत बड़ी एड देता है, उन्होंने खुलेआम कह दिया मैं एड बंद कर दूंगा। हाँ, हालांकि ये जो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जॉर्डन के अंदर में ये हमास जाता है, जैसे ये जो उस समय हुआ था, जो 1970 में भी इन्होंने वहां पे बड़ा एक विद्रोह और बहुत वहां को अनस्टेबलाइज किया था जॉर्डन को। तो जो सोल्यूशन है यही निकल सकता है कि जो सिनाई पेनिनसुला है वो एक तरफ है और उसके अंदर में इनको अलग से बसा दिया जाए। और जैसे कि ट्रम्प साहब ने ये भी बोला है कि जब वहां उनको पक्के मकान और सब चीज मिलेंगी तो वो चले जाएंगे वहां पे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अभी जाके गाजा में वहां पे करेंगे क्या? देखिए, हमास एक ये भी तो कह रहा है कि युद्ध विराम की शर्तें नहीं मान रहा। दूसरा वो ये भी कह रहा है कि जो है, जो यूएनडब्ल्यूआरए से और एड्स आना चाहिए। यूएनडब्ल्यूआरए को एड्स कौन देता है? वहां पे भी मदद जो है अमेरिका, पश्चिमी देश करते हैं। एक तरफ तो आप जो है एड्स के ऊपर निर्भर हैं। गाजा की अपनी कोई इकोनॉमी पहले भी खास नहीं थी, वो पहले भी एड्स के ऊपर में, तो गाजा कैसे सस्टेन करेगा? तो ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है और इसको जो है सबकी भलाई में है, फिलिस्तीन की भी भलाई इसमें है। नहीं तो ये झगड़ा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमास को कौन कौन रोकेगा? हमास को रोकने के लिए किसके पास में है? इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है अपनी। और आप एक बात समझिए कि इजराइल का कोई इंटेंशन या युद्ध विराम का नहीं था, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर से हुआ है। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहा है कि जी हाँ, ऑल हेल विल ब्रोक, और उन्होंने कहा है कि इजराइल कैन ओवरराइड आल्सो, तो अब इजराइल को तो मौका मिल गया कि वो और अच्छे से ताकत से युद्ध करें। क्योंकि अभी जो है ना कि सबको पता है कि कितने बंधक बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं। तो बंधक के लिए वहां की पब्लिक और जो उनके रिश्तेदार हैं वो हंगामा जरूर कर रहे हैं, लेकिन कंसर्न किसी को नहीं है। और इसी तरह से जो कंसर्न जो है हमास को फिलिस्तीनियों का भी नहीं है और जो इजराइल की कैद में है उनका भी नहीं है। ये तो अपनी, क्योंकि हमास ये जानता है कि वो लड़ाई के अलावा या एक आतंकवादी के अलावा वो करेगा क्या, तो जाएगा कहाँ? अब कहते अभी जैसे पटोल साहब ने भी कहा कि भाई इसके अंदर में जो है ये पॉसिबल नहीं है कि हमास रहे, लेकिन हमास उसको निकालने वाला कौन है? कौन निकालेगा हमास को? जो वो किसी की बात मानते थोड़ी नहीं है, वो तो वहीं रहेंगे। तो जब तक इसका सफाया नहीं हो जाता, यहाँ से सारे जो है लोगों को नहीं निकाला जाता, हमास वहां से नहीं निकल पाएगा, हमास वहीं पे रहेगा। और जहां भी और तो और ये भी बात चल रही है ना कि अगर
ये लोग ये कंट्री नहीं करते हैं, तो एक कुछ ऐसा भी प्रपोजल था कि इंडोनेशिया में भी इनको शिफ्ट कर दिया जाए। और बहुत पहले, करीब 7-6 महीने पहले भी ये बात हुई थी, कुछ साउथ अफ्रीकन, जो इजराइल ने ये प्रपोजल जो छोड़ा था कि जो अफ्रीकन कंट्री में कर दिया जाए। वैसे तो बात तो यहाँ तक भी चली है कि भाई ग्रीनलैंड में भी कर दिया जाए इनको। तो अब मुझे लगता है कि इसके ये समाधान बहुत अच्छा है, अरब कंट्रीज को भी मान जाना चाहिए। और उसमें जो है ये, नहीं तो छोटे से टुकड़े में अभी आप 360 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में 22-23 लाख लोग रह रहे हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। और ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता जब तक कि इस तरह का जो प्रपोजल ट्रंप सामने, हालांकि उन्होंने बड़े आउटराइट बोल दिया है, हो सकता है धीरे धीरे वो करते तो एक्सेप्ट होता, तो रिएक्शन है उसमें। और उन्होंने कह भी दिया कि मानना ही पड़ेगा, मान लेंगे इस चीज को। तो हाँ, मुझे मानना ही लगता है पड़ेगा, कि ये संकेत उन्होंने दे दिए। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी सिंह जी, 8 जनवरी को कुछ बंधक छोड़े गए थे, 3 बंधक छोड़े गए थे। उनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो बेहद ख़राब थी और इसे लेकर ट्रंप ने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की। फिर कहा गया ये फटाफट जल्दी छोड़ दो। अब और नहीं छोड़ा तो फिर इजराइल को खुली छूट दे दी जाएगी, उसको जो करना है वो कर दिया जाएगा। आपको लगता है एक तरफ वो रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो पूरे पैसिफिक में लड़ाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इजराइल को गाजा को मारने, निपटाने, खत्म करने, नेस्त नाबूद करने की खुली छूट दे देंगे, ऐसा आपको लगता है? ये विरोधाभासी नहीं है? निश्चित रूप से मनोज जी विरोधाभासी है। लेकिन अगर मैं कटोच साहब के आर्गुमेंट को, उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाऊं, तो ये केवल गाजा को लेके या युद्ध विराम तक हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो समस्या का समाधान और एक युद्ध विराम। तो युद्ध विराम का वायोलेशन अगर कोई करता है तो जो मीडिएटर्स हैं, उसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएस है, उनको प्रयास करना चाहिए कि युद्ध विराम की जो प्रक्रिया है 6 हफ्ते की, वो पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो। समाधान अलग चीज है। समाधान केवल गाजा से नहीं होगा, वेस्ट बैंक की समस्या भी है इसके साथ जुड़ी हुई। वेस्ट बैंक पे अभी कोई समझौता नहीं है। इजरायली सेटलर्स हैं वहां, रोजाना कन्फ्रंटेशन हो रहा है, रोजाना लोग मर रहे हैं। तो वेस्ट बैंक की तो पूरी जो पैलेस्टाइन की समस्या है वो एक कंपोजिट तरीके से पैकेज के रूप में कोई समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि गाजा को ट्रंप ने ले लिया और वहां पे रिकंस्ट्रक्शन कर दिया और रिवर बना दिया और उससे सब कुछ समाधान हो गया। उससे समाधान नहीं होगा। आपको समाधान देखना पड़ेगा। युद्ध विराम अलग चीज है, समाधान अलग है। तो सबसे पहला एफर्ट ये होना चाहिए कि जो ब्रोकर्स हैं जिन्होंने मीडिएट किया है युद्ध विराम को, वो प्रयास करें कि युद्ध विराम की प्रक्रिया जो 6 हफ्ते तक चलनी है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो। उसके बाद आप समस्या का समाधान देखिए किस तरीके से हो सकता है। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, उनके तहत कोई न कोई समाधान होना चाहिए। इस तरह से समाधान नहीं होगा। मान लीजिए गाजा ट्रंप को मिल गया तो क्या समस्या का समाधान हो गया? मेरे ख्याल से समस्या का समाधान नहीं हुआ। वेस्ट बैंक का क्या करेंगे? लेकिन ट्रंप एक चीज से इंस्पायर्ड है। पिछले टाइम में इन्होंने 2-3 काम किए। एक तो गोलान हाइट्स था, वो इजराइल पे उनकी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल बना दिया, अमेरिका की एम्बेसी खोल दी। अब्राहम अकॉर्ड्स कर लिया, उसमें 4 देशों को सम्मिलित कर लिया, बहरीन और सूडान और मोरक्को। तो उनको 4 देशों को सम्मिलित करके अब्राहम अकॉर्ड कर लिया। तो शायद ट्रंप ये सोच रहे हैं कि मैं इसी तरीके से ये भी समझौता करवा दूंगा, लेकिन इस तरीके का समझौता नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है। तो अभी तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो युद्ध विराम की प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट कैसे हो, और फिर समाधान की प्रक्रिया ढूंढनी चाहिए। आप युद्ध विराम थोड़ा टूट रहा है और उसी में समाधान भी मिक्सअप कर देते हैं तो उससे समाधान नहीं होगा, उससे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। तो हमें और सिंप्लीफाई नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 7 अक्टूबर को शुरू हो गई थी तब से, इसके पीछे पूरा इतिहास है, पूरा अनुभव है, पैलेस्टाइन का भी, इजराइल का भी, और जो मीडिएट करते हैं उनका भी। तो एक लंबे एक्सपीरियंस से निकली हुई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो उसको उसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टेक्स्ट में ही हमें समझना चाहिए और उसी के आधार पर समाधान निकालना चाहिए। जी मनोज जी। विपिन जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगा कि जब भी ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं या दबाव डाला जाता है एक दूसरे पर,
तो वहां पर उसके पीछे बड़े पुख्ता कारण होते हैं। तो यहां पर क्योंकि जब से ये युद्ध चला है तो वहां पर जो बंधक बनाए गए हैं और पहले भी जो प्रिजनर्स थे, तो वहां पर उसको लेकर ये, क्योंकि हमास जो हवाला जिस बात का दे रहा है कि वो प्रेशर इसलिए भी डाल रहे हैं, वो अलग बात है कि ठीकरा वो फोड़ रहे हैं इजराइल पे कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करा, जो सीज फायर आपस में जो समझौता था, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी समझ सकता है कि यहां पर ये जितने बंधक है वो चाहते हैं कि ये लोग ज्यादा छोड़े। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो 2-2 कदम वाली बात नहीं है, वो चाहते हैं 4 कदम वो चले। और ये पहले के भी जो बंधक हैं, वो अलग बात है कि कितनी संभावना है कि वो जीवित भी हैं और किस हालात में हैं, क्योंकि बड़ी जरूरी बात है कि एक तो है कि जो लोगों ने जान अपनी गंवाई है, जो लापता हैं, जो बंधक बनाए गए हैं, और साथ साथ एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो डिस्प्लेस्ड हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना है। तो ये देखिए, ये बात तो अपनी जगह तय है कि युद्ध से किसी चीज का हल नहीं निकल सकता है एंड वर्ल्ड पीस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। लेकिन जरूरी बात है कि इस समय जो आपस का ये तकरार चल रहा है, कुछ बातें जैसे पानी को लेकर, और साथ में अपना जो स्टेटस है जेरूसलम का, कि आपस में दोनों दावा करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन कि ये हमारी राजधानी है, तो वहां पर उसको लेकर वाद विवाद है। और सबसे जरूरी बात है कि जो उनकी खुद की ये जो फ्रीडम मूवमेंट है फिलिस्तीन की, तो ये मुझे लगता है कि इस समय बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति कार्यभार संभाला है, और यहां पर वो, क्योंकि वो जाने जाते हैं कि वो बिल्कुल अपने जो भी बयानबाजी करते हैं, जो आगे एक संदेश देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो संदेश जाता है। तो यहां पर अब सारी निगाहें होंगी कि ये शनिवार को जो 15 फरवरी को जो ये डेडलाइन दी गई है कि अगला कदम क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का। और ये भी इसमें कोई शक शुमा नहीं है कि इजराइल ने कई मुल्कों के नाक में दम कर रखा है, कई मुल्कों के नाक में दम कर रखा है। लेकिन 15 महीने की तबाही जो बमुश्किल खत्म हुई और उसे लेकर एक युद्ध विराम समझौता हुआ, अब वो युद्ध विराम समझौते पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर यह आरोप लगा दिया है कि इजराइल युद्ध विराम के समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए हम आगे के और बंधक नहीं छोड़ पाएंगे। वहीं ट्रंप ये मानते हैं कहीं बंधकों की हत्या तो नहीं हो गई, उन्हें मार तो नहीं दिया, क्योंकि 8 जनवरी को जो 3 बंधक छोड़े गए थे उनकी शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी, इसलिए ये शंका भी बनी हुई है। वहीं जिसका जिक्र किरोड़ी साहब कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट को लेकर जिस तरीके से एक अरब समिट होने जा रही है, उस समिट को लेकर क्या अरब देश इस पर कोई आपस की चर्चा, आपस का प्रस्ताव रखने वाले हैं? वो प्रस्ताव अमेरिका के सामने भी हो सकता है, इजराइल के सामने भी हो सकता है, कोई बीच का रास्ता कि ऐसी स्थिति ना निर्मित हो कि 15 महीने जो पहले हुआ वो 15 महीने तबाही फिर से शुरू हो जाए। मुझे लगता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। शुक्रिया मैं विपिन जी का करूंगा, शुक्रिया मैं किरोड़ी जी का करूंगा, शुक्रिया कटोच साहब का करूंगा, और शुक्रिया बंसल साहब का करूंगा जो इस पूरे मामले पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमास और इजराइल के बीच अब फिर से तल्खी आ जाएगी। तमाम सारी बातों के बीच बहुत सारी ऐसी स्थिति है और वो स्थिति बताती है कि आखिर क्या है, क्योंकि आपको बता दें कि